हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक विद कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करा रहा है एनटीएससी और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी। सारा कंटेंट 100% फ्री एजुकेशन के साथ आपको बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही दिया जा रहा है। तो सारा कंटेंट बेस्ट आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और वो भी चैप्टर नंबर 8 का। और जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं ये वीडियो है पार्ट 4। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस टॉपिक की आपने कंप्लीट वॉच की होगी। यहां पे इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर, मतलब जो सॉल्यूशंस मैं आपको दे रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 89 तक। तो लास्ट क्वेश्चन तक आपको इस वीडियो में कंप्लीट पूरा वॉच करिएगा। कंप्लीट वीडियो ये यहाँ पे हो जाएगी, मतलब सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में फाइनली कवर अप हो जाएंगे। तो 4 पार्ट हैं टोटल जो इस टॉपिक से हैं। वो टॉपिक है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स। पहला सवाल इस वीडियो में वो है क्वेश्चन नंबर 71। क्या बोल रहा है? एन एलॉय कंटेन्स ओनली जिंक एंड कॉपर एंड दे आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। एक एलॉय मतलब कोई मेटल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसके अंदर जिंक और कॉपर का मिक्सचर करके उस एलॉय को बनाया गया है। ठीक है, तो जिंक और कॉपर का मिक्सचर जो है वो एक एलॉय है। और जब जिंक और कॉपर को मिलाया गया था इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस एलॉय को बनाने के लिए, तो जो रेशियो यूज किया गया था वो रेशियो 7:9 यूज किया गया था। तो सबसे पहले जो भी हमें गिवन है हम वो चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन है क्या कि जिंक और कॉपर का रेशियो, तो रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एलॉय। ठीक है, और ये रेशियो हमें क्या दिया हुआ है? तो ये रेशियो हमें दिया है 7:9। अब ये 7:9 है, मतलब आपके सामने दो चीजों के बारे में बात की जा रही है, जिंक और कॉपर कितनी कितनी मात्रा में मिलाए गए। ठीक है, अगर आप देखेंगे टोटल जो वेट है एलॉय का वो 8 kg है। तो टोटल वेट आपको ये भी दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल वेट आपको बोला है इन्होंने, टोटल वेट ऑफ एलॉय इज 8 kg। टोटल वेट अगर 8 kg है तो कितना मैंने जिंक और कितना कॉपर मिलाया होगा सो दैट ये एलॉय बन के 8 kg का रेडी हुआ होगा। इसके लिए मैं बोलता हूं यहां पे कि लेट द वेट ऑफ जिंक, ठीक है, लेट द वेट ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू 7x kg। सर ये कैसे लिया, ये x कैसे आया? तो भाई ये x कैसे आया? जब भी आपको रेशियो का साइन रिमूव करना है, इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि आप पहले के तीनों पार्ट वॉच करिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मैंने बहुत अच्छे से इन तीनों पार्ट में और थ्योरी में भी बहुत अच्छे से आपको ये समझाया है कि किस तरीके से ये x इंट्रोड्यूस होता है। मतलब अगर आपको रेशियो का साइन रिमूव करना है तो एक अननोन क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो जो अननोन क्वांटिटी आती है वो 7x होगी। इस 7 के साथ वो अननोन क्वांटिटी x को मैंने मल्टीप्लाई किया जब भी मुझे ये साइन रिमूव करना है रेशियो का। सिमिलरली ऐसे ही हम यहां पे कहेंगे कि सिमिलरली द वेट ऑफ कॉपर का जो वेट है वो है आपका 9x kg। ठीक है, तो एक है 7x, दूसरा है 9x। अब जब मैंने 7x प्लस 9x किया होगा, ठीक है, तो ही तो टोटल वेट 8 बना होगा। और यही 7 प्लस 9 टोटल होता है 16x विच इज इक्वल्स टू 8। और x की वैल्यू यहाँ पे फाइनली आ रही है 8/16। और 8/16, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 2 4 टाइम्स 8, 2 8 टाइम्स 16। ठीक है, और यहां ऐसा बोल दीजिए कि 8 2 टाइम्स आपका 16, 8 1 टाइम्स 8 2 टाइम्स 16। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो 1/2 आई है। तो x इज इक्वल्स टू 1/2। अगर x 1/2 है, इस x को उठाओ और आप जिंक
और कॉपर में सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा था, देन फाइंड द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय। आप बताइए कितना कॉपर है एलॉय के अंदर, तो वो था 9x। देयरफॉर कॉपर इन एलॉय इज इक्वल्स टू 9x, और ये आपका हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड विथ 1/2। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 से 9 कटा तो 2 4 टाइम्स 8.5 kg, 4.5 किलो का कॉपर हमने मिलाया होगा। तो वेट ऑफ कॉपर 4.5 kg इन एलॉय। एलॉय में कॉपर का वेट क्या है, तो वो है 4.5 kg। इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। मैं ऐसा बोलूंगा कि ये क्वेश्चन अगर आया और ये वैरायटी आती है, ठीक है, इसमें दो चीजें पूछ सकते हैं, कॉपर का वेट और जिंक का वेट, दोनों का वेट पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 71 हमारा कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। यहां पे हमसे क्या कह रहा है, एक फिगर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, वो कुछ नंबर लाइन जैसे दिख रहा है। ईच डिवीजन रिप्रेजेंट्स 1 सेंटीमीटर। हर एक डिवीजन जो है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से स्केल है, 0 से लेके 8 तक का एक स्केल हमने बनाया है, और हर जो एक गैप है ये टोटल 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक्सप्रेस न्यूमेरिकली द रेशियोज द फॉलोइंग डिस्टेंसेस। तो AC इज टू AF का रेशियो बताइए क्या होगा। AC इज टू AF का रेशियो बताइए क्या होगा। अब देखो A से लेके C तक, AC ये टोटल अगर एक गैप 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला गैप भी 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। AC मैं कहूंगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इज टू A से लेके F तक, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो AF जो है ये टोटल 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये रेशियो हमारा आएगा 2:5 का। ऐसे ही इन्होंने नेक्स्ट हमसे पूछा है AG इज टू AD, तो ये तो बहुत ही आसान था, AG इज टू AD। जल्दी से बताइए AG, A से लेके G तक आप देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर है, 6 इज टू AD मतलब 3 सेंटीमीटर, देख रहे हैं आप। लेकिन ये रेशियो नहीं है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो 6/3 का मतलब क्या होता है, 6/3 का मतलब इस 3 से ये 6 कैंसिल होगा, तो 3 2 टाइम्स 6, तो ये आएगा रेशियो 2/1, मतलब 2:1 का रेशियो आपको मिला। क्लियर है? तो 2:1 इसका आंसर है, ना कि 6:3। 6:3 AG की वैल्यू है, A से लेके G तक 6 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा था, और AD जो है वो 3 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा था। रेशियो में बदलना है, वो रेशियो आया 2:1। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, द रीजन इज बिंग ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसमें ऑलरेडी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है 2 और 5 के अंदर, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने कटिंग शो नहीं की है। क्लियर है? नेक्स्ट इन्होंने हमसे पूछा BF/AI, तो BF इज टू AI। अब आप देखिएगा B से लेके F तक, तो यहां पे अगर मैं इस बोर्ड को कर दूं क्लियर, तो B से लेके F तक देखिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो BF रिप्रेजेंट कर रहा है 4 सेंटीमीटर को, और A से I तक रिप्रेजेंट कर रहा है 8 सेंटीमीटर, 4:8। और इस 4:8 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिख के थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये आ जाएगा 1/2। दैट मीन्स 1:2 का रेशियो हमें मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पे 1:2, यहाँ पे 2:1, यहाँ पे 2:5। क्लियर? नेक्स्ट उन्होंने हमसे फोर्थ पार्ट पूछा है CE इज टू DI। CE इज टू DI, तो देखेंगे आप CD, तो C से लेके E तक, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, C से लेके E तक 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो CE इज टू हमसे कहा है DI। ठीक है, अब CE रिप्रेजेंट कर रहा है 2 सेंटीमीटर को, और DI रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो D से लेके I तक काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स 2:5 ये रेशियो रिप्रेजेंट हो रहा है। इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ऑलरेडी है।
ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ये चारों चीजें सॉल्व करनी थी नंबर लाइन के थ्रू, नंबर लाइन नहीं मैं कहूंगा ऐसे स्केल के थ्रू ये लोग इस प्रकार का क्वेश्चन वैरायटी दे सकते हैं 2 मार्क्स में। तो ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, ये वैरायटी एकदम आ सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 100। कोई 2 नंबर ऐसे हैं जिनका सम 100 है एंड हुज रेशियो इज 9:16। तो हमें रेशियो, सबसे काम की चीज है हमारी यहाँ पे रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, और ये रेशियो हमें दिया है 9:16। Therefore, let first number be 9x। अगर मुझे रेशियो रिमूव करना है तो मैं कहूंगा फर्स्ट नंबर 9x है, अननोन क्वांटिटी वहां मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 के साथ, तो 9x। एंड सिमिलरली, और ऐसे ही सेकेंड नंबर क्या होगा, तो सिमिलरली सेकेंड नंबर विल बी ये सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा 16x। अब आप देखो क्वेश्चन की पहली लाइन क्या बोल रही थी, ये कह रहा है 2 नंबर्स हुज सम इज 100। तो देयरफॉर सम ऑफ बोथ नंबर्स, ये आपको गिवन है, तो देयरफॉर ना लिखते हुए हम यहां लिख देते हैं गिवन सम ऑफ बोथ नंबर्स, दोनों नंबर्स का सम वो कितना है 100 है, तो दोनों नंबर्स का सम है 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो देखो आप यहाँ पे 9x को हम ऐड कर देंगे 16x से और ये हमें 100 देगा। दोनों नंबर आपके सामने, पहला नंबर आपका होगा 9x, दूसरा नंबर है 16x, इन दोनों का सम है 100, सिंपल। तो 9 + 16 यहाँ पे ये आ जाएगा 25, 25x इज इक्वल्स टू 100। x के साथ 25 मल्टीप्लिकेशन में है, ये x का साथ छोड़ेगा, ये 25 उधर जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा। और 25 4 टाइम्स अगर आप देखें तो ये होता है 100, दैट मीन्स x की वैल्यू आ रही है 4। ये आंसर नहीं है, कई बच्चे यही छोड़ देते हैं जल्दबाजी में, ये आंसर नहीं आया, x नहीं फाइंड करना, आपको क्या पता करना है, वो 2 नंबर्स बताने हैं। 2 नंबर्स थे 9x एंड 16x, तो हम कहेंगे therefore first number is equals to, तो यहां पे ये है हमारा 9x, और 9x x की जगह पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 के साथ क्या 4, तो x क्योंकि 4 आया है तो 9 × 4, तो आपका ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा 36। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम बोल रहे हैं सिमिलरली सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा, सिमिलरली जो सेकेंड नंबर हमारा आएगा वो है हमारा 16x। तो 16x का मतलब यहाँ पे 16 के साथ में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, क्योंकि x की वैल्यू 4 आई है, तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 6 इज 24, 2 कैरी 64, तो 16 × 4 इज 64। अब आप देख रहे हैं एक आंसर मेरा आया 64, दूसरा आंसर आया 36। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं क्या हमारा आंसर सही आया है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो इन्होंने बोला है ना फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 100, चेक कर लो क्या 36 और 64 को ऐड करने पे 100 आ रहा है, तो अगर वो 100 आ रहा है तो इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 73 को करना था सॉल्व। क्लियर है, चलिए बोर्ड यहां पे कर देते हैं क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। 74th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपके सामने एक फिगर है, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड फिगर है 8.6 जिसका नाम दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन टू दैट ऑफ द होल फिगर। अच्छा, अब इन दोनों फिगर में करना ये है कि हमें शेडेड पोर्शन का एरिया क्या बोला है इन्होंने, तो इन्होंने बोला है द शेडेड पोर्शन, ठीक है, टू दैट ऑफ द होल फिगर। तो यहां पे एक हमें रेशियो देना है, और रेशियो हमें देना है शेडेड पोर्शन अपॉन, ठीक है, द होल फिगर
अच्छा ये शेडेड पोर्शन का क्या है, शेडेड पोर्शन एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ऐसे आप बोल दें, टू द एरिया ऑफ होल पोर्शन। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले फिगर में आ जाते हैं। कितने बॉक्स हैं होल में, कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर मैं हर एक बॉक्स को यहां पे मैं बोल देता हूं लेट ईच बॉक्स रिप्रेजेंट एरिया ऑफ 1 यूनिट स्क्वायर या 1 स्क्वायर यूनिट, ऐसा बोल देते हैं 1 स्क्वायर यूनिट। अगर हर एक बॉक्स 1 स्क्वायर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस फिगर के लिए इन फर्स्ट, ठीक है, इस फर्स्ट फिगर में एरिया ऑफ होल पोर्शन, तो ये कितना होगा, कितने बॉक्स अभी हमने काउंट किए थे, 4 ऐसे, मतलब 4 × 4 = 16, तो यहाँ पे 16 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है होल का, ठीक है। और इसमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन भी निकाल लीजिए। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यहाँ पर है, कितने शेडेड पोर्शन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 स्क्वायर यूनिट यहां पर शेडेड पोर्शन का एरिया है। रेशियो देना है, तो देयरफॉर यहां पे जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, तो शेडेड पोर्शन का एरिया है 8 अपॉन एरिया ऑफ होल पोर्शन मतलब है 16, तो 8 से 2 टाइम्स कटा 16, और यहाँ पे 8 1 टाइम्स 8 8 2 टाइम्स 16, रेशियो हमारा निकल के आ रहा है 1:2। खत्म कहानी। ये आपको करना था फर्स्ट फिगर के लिए। ऐसे ही सिमिलरली मैं करूंगा सेकंड फिगर के लिए। तो सेकंड फिगर में अगर एक ट्रायंगल, मैं ऐसा बोल देता हूं, कोई एक ट्रायंगल, यहां पे हम बोल देते हैं लेट 1 ट्रायंगल। अब यहाँ पे ट्रायंगल ही, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, और ट्रायंगल ही हर जगह पे शेड किया हुआ है। तो अगर एक ट्रायंगल मैं ऐसा बोल देता हूं 1 स्क्वायर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो, ठीक है, मान लो ऐसा, तो इस केस में टोटल एरिया कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 + 16 ये होता है आपका 32 स्क्वायर यूनिट्स। क्या इस पूरे फिगर का मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 32 स्क्वायर यूनिट्स एरिया होगा अगर एक ट्राइंगल एक स्क्वायर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और शेडेड ट्राइंगल्स कितने हैं, तो शेडेड पोर्शन का एरिया अगर मैं देखूं, शेडेड एरिया कितना होगा, तो शेडेड एरिया यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये है 16 स्क्वायर यूनिट्स। तो रेशियो निकल के क्या आएगा, आप देखेंगे रेशियो हमारा आ रहा है कितना, तो शेडेड एरिया ऊपर क्या था, शेडेड पोर्शन था, तो हम कहेंगे शेडेड पोर्शन है 16 और टोटल एरिया है 32, ठीक है। और यहाँ पे अगर 16 × 2 करूंगा तो आप देखेंगे 16 × 16 1 टाइम 16 और 16 2 टाइम्स होता है 32। दैट मीन्स यहाँ पे भी जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 1:2 का आ रहा है, इधर भी 1:2 उधर भी 1:2। कुल मिला के यही आपको कैलकुलेट करना था दोनों फिगर्स में। और इस प्रकार के सवाल 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में एकदम पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया है सॉल्व, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। तो 75th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टाइपिस्ट हैज टू टाइप अ
मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 40 पेजेस। एक टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट मतलब जो कंप्यूटर पे बैठे हैं ऑपरेटर और जिनका काम सिर्फ टाइपिंग का है, जो वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो एक टाइपिस्ट है जिसको कुछ टाइप करना है। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब कोई स्क्रिप्ट उसको दी हुई है, उसको वो टाइपिंग करनी है, और उस मैन्यूस्क्रिप्ट में 40 पेजेस है इन ऑल। शी हैज टाइप्ड 30 पेजेस। अब शी वर्ड से ये समझ आ रहा है कि जो टाइपिस्ट है ये एक फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है। शी हैज टाइप्ड 30 पेजेस ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, और वो ऑलरेडी 30 पेजेस को टाइप कर चुकी है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड? तो यहां पे रेशियो पूछा है, द रेशियो किसका? द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड, कितने ऑलरेडी वो टाइप कर चुकी है, टू द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, बचे कितने हैं। क्लियर? तो यहां पे देखिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद यहां पे हम लिखेंगे जो हमें दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस टू बी टाइप्ड, जो टाइप्ड होने हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो कितने पेजेस टाइप्ड होने थे? 40 पेजेस टाइप्ड होने थे, तो यहां पे हम लिख देंगे 40। फिर उसके बाद 30 पेजेस ऑलरेडी टाइप हो चुके हैं, तो ऑलरेडी टाइप्ड पेजेस ये होंगे आपके 30, ठीक है। और क्या बोला है? तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस टाइप टू द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट? तो देयरफॉर एक पार्ट ये वाला कौन सा? द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, तो देयरफॉर नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट फॉर टाइपिंग, कितने और टाइप होने हैं? तो 40 माइनस 30 कर दीजिए, 10 पेजेस और बचे हैं अभी टाइप होने के लिए, ठीक है। अब हमें एक रेशियो देना है, और रेशियो हमें किस चीज का देना है? तो रेशियो हमसे इन्होंने मांगा है किस चीज का? द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड, नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड अपॉन नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड कितने हैं ऑलरेडी जो टाइप्ड हो चुके हैं? तो वो है 30, और कितने बचे हैं? तो कितने बचे नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट? वो बचे हैं 10। रेशियो देने के लिए कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे कट कर दो, तो यहां पे हमारा आंसर फाइनली रेशियो आया है 3:1। क्लियर है? तो ये 3:1 हमारा जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 भी हमने कर दिया है सॉल्व। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। इन अ फ्लोरल डिजाइन मेड फ्रॉम टाइल्स, ईच ऑफ द डायमेंशंस 40 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ। तो आपके सामने यहाँ पर एक हमें फ्लोरल डिजाइन मतलब फ्लोर पे लगने वाली टाइल्स से डिजाइन बनाना है। तो इन अ फ्लोरल डिजाइन मेड फ्रॉम टाइल्स, और जो कि टाइल्स से बना है, तो इस तरह का हमें डिजाइन बनाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए? तो इन अ फ्लोरल डिजाइन मेड फ्रॉम टाइल्स, ईच ऑफ डायमेंशन 40 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। ये जो टाइल है ये एक रेक्टेंगुलर टाइल है, ठीक है, और इसका हमें इन्होंने दिया है कि इसकी जो लेंथ है, डायमेंशन है, ये 40 सेंटीमीटर है बाय 60 सेंटीमीटर। तो ये एक टाइल का हमें डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, और इसी टाइल का यूज करके हमें ये पूरे का पूरा एक डिजाइन बनाना है। तो द पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन टू द पेरीमीटर ऑफ होल डिजाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमसे क्या पूछ रहा है? तो पहला रेशियो, मैं बोलता हूँ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, हमें जो दिया है डायमेंशंस हमें दी हुई हैं, तो डायमेंशंस ऑफ ईच टाइल इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर, ठीक है।
फाइंड द रेशियो ऑफ, आप रेशियो निकालिए। तो हमें रेशियो देना है, किसका रेशियो देना है हमें, पहले तो वो लिख लो। हमें रेशियो देना है पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन, तो यहां पे हम लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन अपॉन पेरीमीटर ऑफ होल डिजाइन, पेरीमीटर ऑफ होल डिजाइन। चलिए ठीक है, अब यहां पे देखिएगा पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन, तो ये रहा आप लोगों का शेडेड पोर्शन। अगर मैं ये वाला पार्ट क्लियर कर दूं तो यहां पे शेडेड पोर्शन ये है हमारा पूरा, और इसका पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री, सम ऑफ आउटर बाउंड्रीज, मतलब सम ऑफ आउटर, सम ऑफ ऑल साइड्स अगर मैं बोलूं तो ये है एक साइड कितनी, ये एक साइड है हमारी 60 सेंटीमीटर की, तो 40 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर, हम इसको 40 ले लेते हैं। तो ये 40, ये 40, फिर उसके बाद यहां से यहां तक ये है 60, फिर ये 60, फिर ये भी 60, और फिर यहां से यहां तक ये है 40, फिर ये 40, और देन अगेन यहाँ पे है ये 60, ये 60 और ये 60। तो यही हमें डाटा में दिया है। पेरीमीटर का मतलब, पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड्स देखिएगा 40 + 40 80 होता है, 80 + 80, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ, मैं ऐसा बोल देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 80, लेंथ कितनी है 80 प्लस, ठीक है, और 60 + 60 + 60, तो ये हो जाएगा 180। क्लियर है। तो 4 + 4 = 8 और 3 टाइम्स 6, तो 6 × 3 = 18, तो 180, 80 + 180, ठीक है। डिवाइडेड विथ पेरीमीटर ऑफ होल डिजाइन, पूरे डिजाइन का पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका 40, अगेन 40, अगेन 40, अगेन 40, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 40, ये 40, ये 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, और इस साइड अगर ऐसे जाएंगे तो 1 2 3 4 5, 5 ऐसे में और 4 ऐसे में, मतलब यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आउटर बाउंड्री, और ये आउटर बाउंड्री है आपकी 60 60 60, ठीक है, और फिर ये भी 60, ठीक है, और ये भी 60, ठीक है। तो ये 60 60 60 है। हम एक काम करेंगे 2 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ होल डिजाइन, तो लेंथ कितनी है, तो लेंथ है 4 × 4 = 16, तो 4 × 4 = 16, 160 प्लस, और ब्रेथ कितनी है, तो 1 2 3 4 5, 5 × 6 = 30, तो ये आ जाएगा 300, ठीक है। इस तरीके से हम रेशियो दे सकते हैं, यहां से बेसिकली आपका रेशियो बनेगा। तो ये कितना आएगा, देखो 2 से 2 कट गया, ठीक है। 80 + 180 कितना होता है, तो 80 + 180 ये लिख देते हैं हम, 2 × 8 = 16, 16 का 6 कैरी 1, 260 डिवाइडेड विथ, यहाँ पे आ जाएगा 60 और 4, तो 460 नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 कट गया, मतलब यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लिकेशन था। 26 और 46, इसमें कॉमन फैक्टर्स को अगर मैं कट करूंगा तो 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 3 टाइम्स 6, ठीक है। तो यहाँ पे 13/23 का रेशियो हमें मिलेगा। फाइनली रेशियो हमारा कितना आया, तो ये आ रहा है 13:23, ये हमारा आंसर है। क्लियर है। तो कैसे चीजों को सॉल्व करना था ये आपने कर लिया है, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। बी पार्ट में कह रहा है एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन टू द एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन। तो एरिया की बात हो रही है, अभी पेरीमीटर तो हमने निकाल लिया, अब एरिया को करने के लिए हम बोर्ड कर देते हैं क्लियर, ठीक है। अब इसका करते हैं बी पार्ट। तो देखिए बी पार्ट में हमसे क्या बोला था, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो रेशियो हमें किसका देना है, रेशियो हमें देना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बाय 2 बोला है ना, तो ये वर्ड है 2, द एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन। तो इस केस में हम सबसे पहले तो एक टाइल का एरिया निकाल लेते हैं। देखिएगा ये है आपका एरिया टोटल शेडेड पोर्शन, तो इस केस में हमारा ये वाली साइड थी 40, ये वाली साइड थी 40,
और ये था 60, ये था 60, ये था 60। हर एक टाइल 40 बाय 60 डायमेंशन का दिया था, तो मैंने लेंथ 40 मान ली थी और ब्रेथ मैंने 60 मान ली थी। इस केस में 40 + 40 ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल लेंथ आएगा ये आएगा 80 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी ब्रेथ है ये आपकी आएगी कितनी, तो ये आएगी 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 180 × 80 एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो ये आएगा 80 मल्टीप्लाइड विथ 180 बाय एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन मतलब टोटल के एरिया में से, टोटल के एरिया में से अगर मैं देखूं यहां पर तो टोटल का लेंथ और ब्रेथ कितना है आप देखेंगे, ये 40, ये 40, ये 40, ये 40। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी लेंथ है ये है हमारी 4 × 4 = 16, तो 160 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल है ब्रेथ, और ब्रेथ है हमारी 1 2 3 4 5, 5 × 6 = 30, 300 सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया में से जब शेडेड पोर्शन का एरिया माइनस कर दूंगा तो अनशेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 300 मल्टीप्लाइड विथ 160, 300 मल्टीप्लाइड विथ 160 में से मैं माइनस करके लिख रहा हूं 80 मल्टीप्लाइड विथ 180 को। ये मैंने क्यों किया, टोटल एरिया में से शेडेड पोर्शन का एरिया हटाया तो अनशेडेड पोर्शन का एरिया निकल के आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए, तो ये जब सॉल्व होगा तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, तो एक काम करते हैं 80 मल्टीप्लाइड विथ 180 ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, डिवाइडेड विथ, पहले नीचे के ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 0, ये देखिएगा 3 0, ठीक है, और 3 × 16, तो 3 × 6 = 18, 18 का 8 कैरी 1, 48, 48,000 में से हम माइनस कर देंगे किसको, तो 2 0 यहाँ है, 8 × 8 = 64, तो 4 और 6 कैरी, 8 1 टाइम्स 8, 9 10, और ये यहाँ पे आ जाएगा ये 14। तो 14,400 को हमें माइनस करना है 48,000 में से, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। देखिएगा 80 मल्टीप्लाइड विथ 180 डिवाइडेड विथ रफ वर्क में 48,000 में से अगर मैं माइनस कर दूं 14,400 को, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 600, 7 में से 4 गए तो ये बचा 3, ठीक है, और फिर 4 में से 1 गया तो 3, ये बचा आपका 33,600। 2 0 से ऊपर नीचे 2 0 काट दिए, यहां पर 8 मल्टीप्लाइड विथ 18/336। क्लियर, इसको सॉल्व करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फाइनली रेशियो कितना आ रहा है। तो मैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा इस क्वेश्चन के बी पार्ट के लिए। यहां तक मैंने सॉल्व कर दिया, 8 और 336 को आप छोटा कर ले, या 18 और 336 को आप छोटा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 9 टाइम्स 18, और नीचे आ जाएगा 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16। ठीक है, अभी देखो मैंने इस हद तक भी कर दिया। आप 8 और 168 को आप कटिंग करके मुझे आंसर बताइए। ये था रेशियो क्वेश्चन नंबर 76 देने का तरीका। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। ये क्या बोल रहा है इसको देखिए। इन फिगर 8.8 व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ शेडेड पोर्शन फर्स्ट टू शेडेड पोर्शन सेकंड। अब देखो एक फिगर आपके सामने बना है और इसमें रेशियो पूछा है एरियाज का, सिंपल डायरेक्टली इन्होंने पूछा है। तो एक काम हम कर सकते हैं, देखो पहली चीज रेशियो हमें ए पार्ट में किस चीज का देना है, तो हमें रेशियो देना है, जिस चीज का देना है वो लिख लो। तो हमें देना है शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन कौन सा पोर्शन, बहुत सारे शेडेड पोर्शन है तो इन्होंने क्लियरली बोला है शेडेड पोर्शन फर्स्ट, ठीक है। 2, ये जो 2 है इसका मतलब डिनोमिनेटर, बाद वाली जो चीज है वो डिनोमिनेटर में जाएगी, तो शेडेड पोर्शन यहां पे आएगा शेडेड पोर्शन 2, तो ये आ जाएगा शेडेड पोर्शन 2, ठीक है। अब आ जाओ, तो शेडेड पोर्शन फर्स्ट हम देखें तो ये है हमारा शेडेड पोर्शन फर्स्ट, रेड कलर से मैंने और दिखा दिया। तो यहां पर ये वाली मुझे ब्रेथ दी है 5
और यहां से यहां टोटल क्योंकि 10 दिया है, तो ये क्योंकि यहां से यहां पे 5 दिया है, तो इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि ये जो कट लगा है ये 5 है। ठीक है, तो 5/5 मैं बोल सकता हूं शेडेड पोर्शन ऑफ फर्स्ट इज 5/5 साइड मल्टीप्लाइड विथ साइड, यहां पे एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 साइड मल्टीप्लाइड विथ साइड। ठीक है, शेडेड पोर्शन 2, तो शेडेड पोर्शन है 2 ये वाला। अब इसका एरिया सर कैसे निकालें, तो इसका एरिया एक काम करिए, यहां से आप एक लाइन बना दीजिए। ठीक है, अब ये है टोटल 7 और यहां से यहां है पूरा 10, तो 10 में से अगर 7 माइनस हुआ तो ये आ जाएगा 3, ये चीज समझ आ रही है, यहां से यहां आ जाएगा 3 और यहां से लेके यहां तक टोटल ये दिया है 10, ऊपर लिखा है 10, तो यहां पे 3 और इधर 10। ठीक है, तो यहां से यहां 3 इंटू 10 ये होगा 30 प्लस इतना पोर्शन जो सेकेंड पार्ट था। ठीक है, उसमें मैंने जो अलग किया था, इतने पोर्शन का एरिया भी निकालना पड़ेगा। इतने पोर्शन के एरिया के लिए यहां से यहां है ये 5। ठीक है, अब भाई ये था 5 ना, तो ये भी 5 होगा, 5 और इतना पोर्शन कितना होगा, तो टोटल 10 में से अगर मैं 5 हटा दूं तो ये पूरा आता है 5, इस 5 में से अगर मैं 3 हटा दूं तो ये आता है 2, तो 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 10 और यहां पे ये हो जाएगा 10 इंटू 3, तो 10 इंटू 3 मतलब 30, तो 30 प्लस 10 ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया। तो यहां पे ये आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह सेंटीमीटर कुछ यूनिट लिखी नहीं है, तो मैं ऐसा बोल देता हूं, बस 40 यहां पे हमें लिख देते हैं। अब देखो 5 8 टाइम्स होता है 40, तो यहां पे जो रेशियो हमें मिला वो मिला 5:8 का, तो 5/8 मतलब 5:8 ये हमारा एरिया निकल के आएगा, शेडेड पोर्शन फर्स्ट अपॉन शेडेड पोर्शन सेकंड। क्लियर है? तो कैसे सॉल्व किया, एक एक छोटी छोटी बात मैंने यहाँ पे समझाई है। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्या है, लॉजिक्स का भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉजिक लग रहा था, बेसिकली ये स्क्वायर बाय स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है, और ये जो पोर्शन था इसका एरिया निकालने के लिए, क्योंकि ये ऐसा था पोर्शन, तो हमने इसको 2 पार्ट्स में पहले तो बांटा, ये 2 पार्ट्स, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। टोटल सेकंड निकालने के लिए a प्लस बी किया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो 30 और इसका एरिया हमारा जो भी आया था वो दोनों को ऐड किया, 10 इसका आया था 30 इसका आया था, टोटल एरिया 40 आएगा। क्लियर है? तो कैसे हमने लॉजिक का यूज किया और फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, ये आपके सामने मैंने करके दिखा दिया। फिर इन्होंने बी पार्ट भी पूछा है, तो बी पार्ट में भी इन्होंने रेशियो पूछा है। अब किस चीज का रेशियो बी पार्ट में पूछा है, यहां पे देखते हैं। तो यहां पे कह रहा है शेडेड पोर्शन 2, तो शेडेड पोर्शन 2 का एरिया, शेडेड पोर्शन सेकंड, ठीक है, अपॉन सेकंड में क्या बोला है इन्होंने, बाद में क्या बोला है, जो बाद में बोला है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये बोला है शेडेड पोर्शन ऑफ 3, तो शेडेड पोर्शन 3। अब देखिए, अभी हमने सेकंड पोर्शन शेडेड पोर्शन 2 का अभी हमने एरिया निकाला था, तो ये था आपका सेकंड पोर्शन, और सेकंड पोर्शन का जो हमारा एरिया आया था वो आया था 40। ठीक है, तो 40, तो हम कहेंगे शेडेड पोर्शन 2 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन शेडेड पोर्शन 3, ये है आपका शेडेड पोर्शन 3। इसका एरिया कैसे निकलेगा? अब इसका एरिया निकालने के लिए एक साइड तो हमें पता है ये 5 दी है, यहां से यहां ये टोटल 5 दिया है, और यहां से यहां ये 7 दिया है, तो 5 इंटू 7 साइड इंटू साइड रेक्टेंगल दिख रहा है, 5 इंटू 7, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड विथ 7, और 5 से ये 40 कटेगा 8 टाइम्स, और यहाँ पे जो रेशियो आपको मिला है वो मिला है 8/7। 8/7 का मतलब है 8:7 का रेशियो आपको मिल गया। एक रेशियो फर्स्ट पार्ट में आपको मिला 5:8, क्लियर। फिर नेक्स्ट आपको मिला 8:7, और अब हम सी पोर्शन कर लेते हैं। तो सी पोर्शन के लिए एरिया कैसे निकालना है, शेडेड पोर्शन फर्स्ट एंड सेकंड टेकन टुगेदर एंड शेडेड पोर्शन 3। तो देखो ये वाला क्वेश्चन और थोड़ा सा अच्छा है, ये रेशियो हमसे पूछ रहा है कि अगर मैं साथ में शेडेड पोर्शन 1 और 2 को लूं, ठीक है, तो सम ऑफ एरिया
ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर अपॉन एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन। तो एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन ये कितना आएगा? तो सम ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट का एरिया था 5 इंटू 5, ठीक है, इस सेकेंड का एरिया था 40 और थर्ड का एरिया आया है 5 इंटू 7। क्लियर? तो यहां पे हम लिख देते हैं 5 इंटू 5 इज 25, 25 प्लस 40 अपॉन 5 इंटू 7 इज 35। ये हमारा आएगा 5 और 6 65 अपॉन 35। ऊपर नीचे 5 से कटिंग कर दीजिए, 5 1 टाइम्स 5, 5 3 टाइम्स 15, ठीक है, तो 5 7 टाइम्स 35, ये रेशियो हमारा आएगा 13:7। क्लियर? तो कैसे सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 77 का सी पार्ट, वो हमने यहां पे कर लिया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। तो यहां तक 77 क्वेश्चंस हो गए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि आपको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है अ कार कैन ट्रेवल 240 किलोमीटर इन 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक गाड़ी है वो ट्रेवल कर सकती है कितना? 240 किलोमीटर 15 लीटर ऑफ पेट्रोल में। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर उसके बाद हमें लिखना है गिवन। हमें क्या क्या गिवन है? तो हमें गिवन है कार डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 15 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया ये आपको दिया है, और ये दिया है 240 किलोमीटर। ठीक है, और क्या दिया है आगे? तो आगे बोला हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो देखना, देयरफॉर क्या यूनिटरी मेथड का मैं यहां पे यूज कर सकता हूं? तो यूनिटरी मेथड कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल का हिसाब निकालूं तो ये हमारा बनेगा 240/15 किलोमीटर। क्या किया सर? तो मैंने बेसिकली यूनिटरी मेथड यहां लगा दिया। 15 लीटर पेट्रोल में अगर 240 किलोमीटर चल सकती है तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना? तो 1 लीटर पेट्रोल में उतना। ठीक है, देयरफॉर कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर 25 लीटर का हिसाब निकालना है तो हम क्या करेंगे? 1 लीटर का हिसाब हमें पता है, ये पूरा 1 लीटर दिया है, तो 25 लीटर में हम कहेंगे ये 240/15 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। 1 लीटर की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 के साथ, तो ये आपका वैल्यू निकल आएगा, और ये वैल्यू निकलेगा 15 और 25 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 3 टाइम्स 15, 5 5 टाइम्स 25, और ये 3 से 240 भी कट जाएगा, तो 3 8 टाइम्स 24, ठीक है, और 80। तो यहाँ पे 80 इंटू 5 और 5 8 होता है, 5 इंटू 8 होता है 40, तो 400 किलोमीटर गाड़ी क्रॉस कर लेगी। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल? तो इन 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल 400 किलोमीटर का डिस्टेंस गाड़ी क्रॉस कर लेगी। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 78 को अटेम्प्ट करना था। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। तो 79th क्वेश्चन को देखने से पहले, क्या ये क्वेश्चन किसी और तरीके से हो सकता था? क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया। प्रपोर्शन से अगर मैं करता तो ऐसे भी हो सकता था। देखो कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन को, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक रेशियो दिया इन्होंने कि 240 किलोमीटर का इन्होंने कंपैरिजन किया है 15 लीटर के साथ, ठीक है, और बाद में इन्होंने मुझे दे दिया 25 लीटर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैं बोल देता हूं x किलोमीटर ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस और पेट्रोल की क्वांटिटी, ठीक है, इन दोनों से एक प्रोपोर्शन बन सकता है। ये बन सकता है 240/x इज इक्वल्स टू 15/25, ठीक है, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी
x निकालने के लिए, ये x यहाँ चला जाएगा, ये 15 नीचे आ जाएगा, 25 ऊपर चले आएगा, तो 240 इंटू 25 अपॉन 15, ये x यहाँ से भी निकल सकता है। x क्या था? x था किलोमीटर्स में, तो 15 और 25 कटेगा, 5 3 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 3 से ये 240 कटेगा 8 टाइम्स और 80 आएगा, 80 इंटू 5, x हमारा आ जाएगा 400 किलोमीटर। तो यहाँ पे बेसिकली हमने यूज किया प्रोपोर्शन मेथड, ठीक है। प्रोपोर्शन हमने कैसे यूज किया कि अगर डिस्टेंस का कंपैरिजन क्वांटिटी के साथ किया है, तो डिस्टेंस का कंपैरिजन अगर क्वांटिटी के साथ किया है तो नेक्स्ट में भी हम कहेंगे डिस्टेंस का कंपैरिजन क्वांटिटी के साथ होगा, क्योंकि दोनों दिए हुए स्टेटमेंट्स में डिस्टेंस डिस्टेंस है, तो हम इसका एक रेशियो बना सकते हैं और वो रेशियो बनेगा 240 अपॉन x। ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता था, इसको मैंने x लिया, विच इज इक्वल्स टू q बाय q, मतलब क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी 15 अपॉन 25 आएगा। तो यहां से ये प्रोपोर्शन के तरीके से मैंने सॉल्व किया। तो यूनिटरी मेथड और प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को इस मेथड से अगर सॉल्व करना है तो वो ऐसे होगा। अब कई बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर हम एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे लिख कर आ जाए क्या, टीचर मार्क्स तो नहीं काटेगी? तो टीचर मार्क्स काटेगी भाई। पहले आपको यहाँ पे गिवन लिखना जरूरी है। गिवन में आपको क्या दिया था वो प्रॉपर तरीके से आपको मेंशन करना पड़ेगा पहले। तो आपको दिया है इन 15 लीटर्स कार ट्रेवल्स 240 किलोमीटर, ये पहला स्टेटमेंट बोला है, ठीक है, ये गिवन है। तो आपको फाइंड क्या करना है वो भी आपको बताना है। टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको गिवन क्या है, आपको फाइंड क्या करना है वो बताना पड़ेगा। since distance is compared with quantity of petrol, since distance is compared with quantity of petrol, तो ये एक स्टेटमेंट लिखने के बाद therefore 240 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 15 लीटर, x किलोमीटर इज इक्वल्स टू 25 लीटर, ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ठीक है। इस स्टेटमेंट के बाद आप डायरेक्टली ये लिख के फिर आप एक प्रोपोर्शन बना दे और फिर उसको सॉल्व कर दे। x की वैल्यू आएगी 400 किलोमीटर और आपका आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन था तो आंसर भी स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा। आंसर ये आएगा कि इन 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कार विल ट्रेवल 400 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये आपको स्टेटमेंट यहां लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, अभी दो तरीके से मैंने आपको करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा। बच्चू मांझी अर्न्स ₹25,000 इन 8 months। सर ये क्या दिया है? ये बेसिकली नाम दिया है, किसी कैरेक्टर का नाम है, कोई पर्सन है जिसका नाम बच्चू मांझी है, ठीक है, वो कमाता है 24,000 8 महीने के अंदर। एट दिस रेट हाउ मच डज ही अर्न इन 1 year? अगर वो ऐसे ही कमाता रहा कि 8 महीने में 24,000 उसने कमाए, तो वो 1 साल में कितना कमा लेगा? 1 साल का कंपैरिजन करना है। देखो हमें क्या दिया है, हमें गिवन है बच्चू मांझी, ये नाम है तो B.M लिख रहा हूं, ठीक है। बच्चू मांझी अर्न्स ₹24,000 इन 8 months, ठीक है। अब आपको इसको कंपेयर करना है 12 महीने के साथ। 1 साल 12 महीने के बराबर होता है, ठीक है, तो 1 year के साथ आपको कंपैरिजन करना है। देयरफॉर लेट ₹X ही अर्न्स इन 12 months। हमें नहीं पता वो 12 महीने में कितना कमा लेगा, और यही हमें पता करना है। तो अब यहां पे एक रेशियो किसका बनेगा? देखो अमाउंट दिया है और मंथ दिया है, तो यहां पे जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 24,000 x के साथ हम कंपेयर करेंगे।
विच इज इक्वल्स टू, तो रेशियो आपने अमाउंट का बनाया, अब 24,000 वो कमा रहा था 8 महीने में अपॉन 12, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x यहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा 24,000, इसके साथ 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन मेथड, ये x इधर गया, ये 8 नीचे आया, तो ये 8 नीचे आ गया और ये x इधर चला गया। इससे आप सॉल्व कर दो तो देखेंगे 8 और 24, तो 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स, 3 इंटू 8, तो ये आएगा 3000 मल्टीप्लाइड विथ 12, तो 3000 मल्टीप्लाइड विथ 12, x की वैल्यू हमारी आ रही है 3000 मल्टीप्लाइड विथ 12, ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 1 इज 3 और ये 1000, तो वो टोटल 12 महीने में 36,000 रुपए का अमाउंट कमाएगा। अगर वो 8 महीने में 24,000 कमा पा रहा है तो 12 महीने में वो 36,000 का अमाउंट कमा पाएगा। ये आपने प्रोपोर्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर है? सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है इन हाउ मेनी मंथ डज ही अर्न ₹42,000, कितने महीनों में, इन हाउ मेनी मंथ, कितने महीनों में वो 42,000 कमा पाएगा। अगेन यहां पे है बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन में हम क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करना। देखो यही दोनों स्टेटमेंट हैं, दोबारा मैं लिख देता हूं बी ऑप्शन के लिए। BM earns ₹24,000 in 8 months, दोबारा लिख देता हूं, BM earns 24,000, तो ₹24,000 in 8 month, ठीक है, इन 8 लिख दिया, मंथ एक यूनिट और है आगे, तो कितने महीनों में 42,000, therefore he earns ₹42,000 इन Y मंथ। मैं इसको Y ले लेता हूं। अब यहां पे जो रेशियो बनेगा अमाउंट से अमाउंट का रेशियो, देखो 24,000 का कंपैरिजन हम कर रहे हैं 42,000 के साथ, जो कि बराबर होगा 8 महीने और Y महीने के बराबर, ठीक है, 8/12। यहां पर ये 8 नीचे चला जाएगा, ये y ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, हमें कुल मिला के y निकालना है, तो ये y इधर आएगा, ये y ऊपर आ गया, देखो इधर ये 24,000 नीचे चला गया, यहाँ पे ऑलरेडी 8 था, ये 42,000 8 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 8 मल्टीप्लाइड विथ 42,000 अपॉन 24,000, ये सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, y डिनोमिनेटर में था, ये यहाँ चला गया, 24,000 नीचे आ गया और 42,000 8 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 000 ये 000 कट गया, पहली बात। अब 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स और इस 3 के टेबल में 42 आता है 3 1 टाइम्स 3 3 4 टाइम्स 12, इसका मतलब y की वैल्यू आएगा 14 मंथ। वो इतना पैसा कितने महीनों में कमा पाएगा, 14 महीनों में, मतलब 1 साल 2 महीने में। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 14 मंथ का मतलब 12 महीने का 1 साल, 1 साल 2 महीने में वो अमाउंट कमा लेगा। कितना कमा लेगा, 42,000 का अमाउंट। बस इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना था सॉल्व। करें बोर्ड क्लियर यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 79 हमने दोनों पार्ट यहाँ पे कर लिए हैं सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। द yield ऑफ wheat फ्रॉम 8 हेक्टर्स ऑफ लैंड इज 360 क्विंटल। ये कह रहा है yield का मतलब हम कितना उत्पादन कर रहे हैं। हमारे पास एक खेत है, उस खेत में हम कितना गेहूं उगा पा रहे हैं। yield का मतलब उगाना, तो हम कितना yield कर पा रहे हैं गेहूं, ये हमें दिया है। 8 हेक्टर की जमीन है जिसमें से हम 360 क्विंटल गेहूं निकाल पा रहे हैं। अब फाइंड द नंबर ऑफ हेक्टर्स ऑफ लैंड रिक्वायर्ड फॉर अ यील्ड ऑफ 540 क्विंटल। अगर हमें चाहिए 540 क्विंटल, अभी हम कितना पा रहे हैं, 360 क्विंटल, कितना और चाहिए, तो हमें चाहिए 540 क्विंटल। 540 क्विंटल के लिए मुझे कितनी जमीन की जरूरत है, ये आपसे सवाल पूछा है। तो चलिए यहां पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। नेक्स्ट आगे देखिएगा, तो जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो गिवन में यहाँ पे आ जाएगा
in 8 hectares of land, in 8 hectares of land, wheat produced is 360 क्विंटल। इतना क्विंटल हमें वीट मिल रहा है 8 हेक्टर्स में, ठीक है। देयरफॉर इन x हेक्टर, हमने क्या किया, हेक्टर्स क्या है, हेक्टर्स बेसिकली यूनिट है, ठीक है, हेक्टर्स यूनिट है। जमीन का जब हम साइज, बहुत बड़ी जब जमीन होती है तो हम मीटर, किलोमीटर इन सब में ना बात करते हुए हम हेक्टर्स में बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं। तो एरिया बेसिकली हेक्टर्स में, तो किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं, वो बहुत छोटा हो जाता है, हेक्टर्स बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे 8 हेक्टर्स जमीन से हम 360 क्विंटल गेहूं निकाल पा रहे थे। इन x हेक्टर्स ऑफ लैंड wheat produced will be कितना हमें चाहिए, 540 क्विंटल। तो हमने x मान लिया इनडायरेक्टली, 540 क्विंटल हमें गेहूं चाहिए, वो x हेक्टर से मिलेगी। अब इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो हेक्टर हेक्टर मतलब ये एरिया की बात हो रही है और ये वेट की बात हो रही है। तो सिंपल एक रेशियो बनाओ, 8/x इज इक्वल्स टू 360/540, खत्म कहानी। 0 से 0 को सिंप्लीफाई कर दीजिए, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा था, वो मैंने छोटा सा छोटा कर दिया, ये x यहाँ चला जाएगा तो 854 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 36 इसके नीचे आ जाएगा और ये x ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। यही x आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए 8 और 36 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2 4 टाइम्स 8, 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16, 2 2 टाइम्स 4, 2 9 टाइम्स 18, ठीक है। और कुछ कट रहा है नहीं, 9 और 54 को देख लीजिए, 9 6 टाइम्स 54, तो यहां पर आपका ये आ जाएगा 2 इंटू 6 इज 12, मतलब x की वैल्यू हमारी आ रही है 12 हेक्टर। हमें कितनी जमीन चाहिए, हमें 12 हेक्टर की जमीन चाहिए जिससे हम 540 क्विंटल गेहूं निकाल लें, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जब किसानों से गेहूं खरीदती हैं, ठीक है, आटा बनाने के लिए, तो वो लोग इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। वो देखते हैं कि हाँ हमें इतनी क्वांटिटी की जरूरत है, हमें 540 क्विंटल चाहिए, बट हमें कहीं से 360 क्विंटल मिल रहा है, वो 8 हेक्टर की जमीन है, तो वो आगे वाले और किसानों से कुछ जो भी डिफरेंस हेक्टर में बचता है जमीन, वो उतनी और जमीन उनसे ले लेंगे और उसमें गेहूं उगा के फिर वो अपनी फैक्ट्री में लेके जाते हैं। तो ये तरीका है क्वेश्चन नंबर 80 को सॉल्व करने का। क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री अबाउट इट्स एक्सिस इन अबाउट 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर एक अर्थ जो है वो 360 डिग्री रोटेट हो जाती है, मतलब पूरा एक रोटेशन कर लेती है 24 आवर्स के अंदर। बाय हाउ मच डिग्री विल इट रोटेट इन 2 आवर्स? आप बताइए 2 घंटे में उसने कितना रोटेशन किया होगा। ठीक है, 24 घंटे का डाटा दिया है, 2 घंटे का निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है इन 360 डिग्री, इन 360 डिग्री क्या, सॉरी, अर्थ रोटेट इन 360 डिग्री। ठीक है, अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स, ये हमें दिया हुआ है। therefore let earth rotates y degree in 2 hours। हम ऐसा बोल देते हैं कि 2 घंटे में वो y डिग्री घूम गई। ठीक है, अब इसका अगर मैं रेशियो फॉर्मेशन करूंगा तो ये देखो, ये डिग्री दिया है, रोटेशन का डिग्री दिया है और ये टाइम दिया है। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 360 बाय y इज इक्वल्स टू 24/2, सिंपल। और ये y यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, तो ये y इस साइड चला गया, ये 24 360 के नीचे आ गया और ये 2 जो डिनोमिनेटर में था ये 360 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया।
क्लियर है ये चीज। 360 और 24 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16 और 0 180, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, ठीक है। फिर 2 6 टाइम्स 12, 2 9 टाइम्स 18 और 0, फिर 6 से काट लेते हैं, 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 10। 3 और 2 नहीं कट सकता, 4 और 5 और कट सकता है, इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 15। 15 इंटू 2, तो y की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। 15 मल्टीप्लाइड विथ 2 विल गिव यू 30 डिग्री। तो अर्थ 2 घंटे में 30 डिग्री रोटेट करता है। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन नंबर 81 से आपने 30 डिग्री का आंसर निकाल लिया, और आंसर आपका स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा। हाउ मच डिग्री विल इट रोटेट? इट विल रोटेट 30 डिग्री इन 2 आवर्स। ये आपका आंसर का स्टेटमेंट होगा। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यहां तक चीजें समझ आ रही हैं या नहीं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 81 कर देते हैं क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्या बोल रहा है इसको देखो। शिवांगी is suffering from anemia as hemoglobin level in her blood is lower than the normal range। अब शिवांगी को एक प्रॉब्लम है एनीमिया की। क्यों है? क्योंकि उसका जो हेमोग्लोबिन का लेवल है उसके ब्लड में वो कम हो गया है, जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, तो नॉर्मल रेंज के नीचे है। ठीक है, ये एक छोटा सा डाटा दिया है। डॉक्टर एडवाइज हर टू टेक 1 आयरन टेबलेट फॉर टैबलेट 2 टाइम्स अ डे। अब डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया, क्या एडवाइस किया? कि वो एक आयरन की टैबलेट, ठीक है, आयरन की टैबलेट मतलब विटामिन आयरन ये सब लेने के लिए उन्होंने टैबलेट्स दी उसको। तो एक टैबलेट उसको लेनी है और दिन में 2 बार लेनी है। ठीक है, दिन में 2 बार लेनी है, मतलब 2 टैबलेट हो गई। तो एक टैबलेट उसको लेनी है 2 टाइम्स अ डे। इफ द कॉस्ट ऑफ 10 टैबलेट्स इज ₹17। अब देखो यहाँ पे वो शॉप पे गई, उसने शॉपकीपर से पूछा, तो उसने कहा कि एक पत्ते के अंदर 10 टैबलेट हैं, 10 टैबलेट 17 रुपए की वो पत्ता मिल रहा है। ठीक है, देन व्हाट अमाउंट विल शी बी रिक्वायर्ड टू पे फॉर हर मेडिकल बिल फॉर 15 डेज। अब उसको चाहिए 15 दिन की दवाई। ये चीज समझ आ रही है? उसको 15 दिन की दवाई चाहिए और एक दिन में वो 2 गोलियां लेगी, कंज्यूम करेगी, मतलब उसको 30 टैबलेट्स चाहिए और 10 टैबलेट्स 17 रुपए की आ रही हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन का जो डाटा दिया है, सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आएगा गिवन। ठीक है, गिवन में क्या क्या दिया है? तो कॉस्ट ऑफ 10 टैबलेट्स, कॉस्ट ऑफ 10 टैबलेट्स इज रुपीज कितना? 17 रुपए। 17 रुपए की 10 टैबलेट्स है। ठीक है, अब उसको कितनी परचेस करनी है? तो डॉक्टर ने जो एडवाइस की थी उस हिसाब से डॉक्टर एडवाइज्ड 1 टैबलेट 2 टाइम्स, ठीक है, अ डे। एक दिन में एक गोली 2 बार लेनी है, मतलब एक गोली, एक सुबह एक शाम, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो डॉक्टर एडवाइज्ड 1 टैबलेट 2 टाइम्स अ डे। देयरफॉर in one day she consume 2 tablets। एक सुबह खाएगी, एक शाम को खाएगी। ठीक है, तो वो एक दिन में 2 टैबलेट्स कंज्यूम करेगी। इस हिसाब से फॉर 15 डेज, 15 दिन के लिए, फॉर 15 डेज शी कंज्यूम 15 into 2 टैबलेट्स, तो टोटल 30 टैबलेट्स वो कंज्यूम करेगी। अब यहां पे आप चीज समझना कि 10 टैबलेट का कॉस्ट अगर 17 रुपए है, देन कॉस्ट ऑफ 30 टैबलेट्स हम बोलते हैं, ठीक है, वो है ₹X। हमने x मान लिया, हमें नहीं पता कितनी टैबलेट्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 30 टैबलेट्स जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे हम टैबलेट्स इज ₹X। ठीक है, तो X रुपीस। अब 30 टैबलेट्स X रुपीस की, 10 टैबलेट्स 17 रुपए की, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शन बनता है। देखो 10 टैबलेट्स 30 टैबलेट्स,
एक ही वेराइटी है टैबलेट और अमाउंट 17 रुपए और x रुपीस, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शन फॉर्मेशन होगा वो होगा 10/30, ये हो गया टैबलेट्स का रेशियो, इज इक्वल्स टू कॉस्ट 17 रुपए का हम कंपेयर करेंगे, मतलब रेशियो बनाएंगे 17 रुपए का x के साथ। तो यहाँ पे दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो, नंबर ऑफ टैबलेट्स एंड यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैबलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हमारा बन के आएगा 10 इंटू एक्स, ये x ऊपर चला जाएगा और ये 10 नीचे आ जाएगा, तो ये x ऊपर चला गया, ठीक है, ये x ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाइड विथ ये 30 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 17 मल्टीप्लाइड विथ 30 अपॉन 10 इस तरीके से, और 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना अमाउंट वो पे करेगी, तो 3 इंटू 7 इज 21, 2 ऊपर कैरी, 3 1 टाइम्स 3 और 4 और 5 51 रुपीज। तो उसको दुकानदार को कितना पेमेंट करना है, उसको दुकानदार को 51 रुपीज पे करने। अगर एक टैबलेट का पत्ता 17 रुपए का है तो उसको 30 टैबलेट्स चाहिए, इसका मतलब उसको 3 पत्ते चाहिए, तो 17 इंटू 3 ऐसे भी आप देख सकते थे, लेकिन क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो वैसे हमें करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा। आंसर आएगा क्या, जो सवाल पूछा था, व्हाट अमाउंट विल शी बी रिक्वायर्ड टू पे फॉर हर मेडिकल बिल, ठीक है, तो शी विल पे रुपीज 51 फॉर मेडिकल बिल, बस सिंपल, क्लियर है। तो बस स्टेटमेंट क्वेश्चन था, स्टेटमेंट में आंसर लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 82 आप लोगों ने देख लिया, बोर्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है द क्वार्टरली स्कूल फी इन केंद्रीय विद्यालय फॉर क्लास 6 इज ₹540। क्वार्टरली स्कूल फी, क्वार्टरली वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो क्वार्टरली का मतलब क्वार्ट जो वर्ड है ना, QUART, क्वार्ट का मतलब है 4 हिस्से। एक साल के जब आप 4 हिस्से करेंगे, इस चीज को समझना, एक साल में क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो अगर मैं एक साल के 4 टुकड़े कर दूं तो 3-3 महीने के, ठीक है, 4 टुकड़े बनेंगे। तो यहाँ पे क्वार्टरली वर्ड का मतलब है, ठीक है, क्वार्टरली का मतलब है 3 मंथ, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। 12 महीने होते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, ठीक है, फिर अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर, और सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा क्वार्टर। तो क्वार्टर का मतलब 4 टुकड़े, आपने किसी एक चीज के जब 4 टुकड़े कर दिए तो हम कहते हैं क्वार्टर्स में डिवाइड हो गया, मतलब ये एक क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा और ये चौथा, तो 4 क्वार्टर मिलके एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। आप ऐसे भी चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब इस स्कूल की जो 3 महीने की फीस है, वो 6th क्लास की जो फीस है वो है 540 रुपीज। कौन से स्कूल की, स्कूल का नाम है केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। What will be the fee for 7 month? आप बताइए 7 महीनों के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा 7 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज समझिएगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो गिवन लिख देता हूँ जो भी मुझे दिया हुआ है। तो स्कूल फीस फॉर 3 मंथ, अब ये 3 मंथ क्यों आया, ठीक है, क्योंकि वर्ड क्वार्टरली बोला था, तो मैंने अभी आपको बताया एक साल के 4 टुकड़े कर सकते हो, 3-3 महीने का एक क्वार्टर बनता है, तो क्वार्टरली फीस का मतलब 3 मंथ। तो स्कूल फीस फॉर 3 मंथ इज ₹540, ये 540 रुपए, ठीक है। देयरफॉर स्कूल फीस, देयरफॉर हम यहाँ पे कहेंगे स्कूल फीस फॉर 7 मंथ वुड बी ₹X। हमें नहीं पता कितना अमाउंट लगेगा, यही हमें पता करना है। तो देखो महीनों का रेशियो बन सकता है, अमाउंट का रेशियो बन सकता है, 2 रेशियो आपस में इक्वल होंगे तो ही तो प्रपोर्शन बनेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे 3/7 इज इक्वल्स टू 540/X, क्लियर। ये x इधर चला जाएगा और 540 के साथ मल्टीप्लाई होगा 7/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने किया, ठीक है। ये 7 540 के साथ चला गया, ये x 3 के साथ चला गया, 3 मल्टीप्लीकेशन में था, ट्रांसपोजिशन मेथड से 3 नीचे आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर
3 से जब मैं ये 540 कट करूंगा तो ये x की वैल्यू आएगी 3, 1 टाइम्स 3 और 3 8 टाइम्स 24, 0 इंटू 7 और 180 इंटू 7 ये x आ जाएगी वैल्यू। तो ये आ जाएगी 7 0 टाइम्स 0, 7 8 टाइम्स इज 56, 6 और 5 कैरी और 7 1 टाइम्स 7 प्लस 3 इज 10, 11 12, 1260 रुपये हमारी कितने महीने की फीस है। तो यहाँ पे आंसर जो है ये आपका स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा। आंसर क्या आएगा? देयरफॉर द फीस ऑफ 7 मंथ, कितना मंथ था? 7 मंथ था, ठीक है। तो फीस ऑफ 7 मंथ इज इक्वल्स टू ₹1260। क्लियर है? 1260 रुपये 7 महीनों की फीस। 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम आपके स्कूल एग्जाम में ये आपको देखने को मिल सकता है और इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 भी हमने सॉल्व कर लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन एन इलेक्शन, ठीक है, द वोट्स कास्ट फॉर 2 ऑफ द कैंडिडेट्स। कास्ट वर्ड का मतलब है लोगों ने वोट डाले, ठीक है, वोट दिए। आप लोगों के पेरेंट्स जाते होंगे वोट देने के लिए, है ना, कोई भी जैसे नगर निगम के चुनाव या जैसे किसी के भी चुनाव होते हैं, कहीं पे भी जब सोसाइटी में चुनाव होते हैं तो वोट्स डाले जाते हैं। तो 2 कैंडिडेट्स को वोट्स मिले, वोट्स कास्ट का मतलब वोट्स दिए गए। तो द वोट्स कास्ट फॉर 2 ऑफ द कैंडिडेट्स वेयर इन द रेशियो 5:7। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है पहले स्टेटमेंट में, वो लिख लेते हैं। तो रेशियो of votes cast for 2 candidates, नंबर ऑफ वोट्स का रेशियो है, ठीक है, 2 कैंडिडेट्स हैं तो ये रेशियो हमें दिया है 5:7। इस डाटा से मैं ये समझ पा रहा हूं कि पहले कैंडिडेट को 5x वोट मिले, सेकेंड कैंडिडेट को 7x वोट मिले। तो यहां से हम कहेंगे देयरफॉर, या हम ऐसा बोलेंगे लेट votes cast for first candidate, ठीक है, फर्स्ट कैंडिडेट, ये हमारा आ जाएगा 5x। रेशियो का साइन मैंने हटा दिया, ठीक है। सिमिलरली वोट्स कास्ट फॉर सेकेंड कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले? तो सेकेंड कैंडिडेट को जो वोट्स मिले हैं वो है 7x, ठीक है, 5x 7x, ये वोट्स कास्ट हुए। अब आगे क्या बोला है? इफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट रिसीव्ड 20734 वोट्स, हाउ मेनी वोट्स डिड हिज ओपोनेंट रिसीव? किसी एक कैंडिडेट को जो सक्सेसफुल मतलब जो जीता है उसको जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं वो मिले 20734 वोट्स। तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे? अब देखो, एक का रेशियो छोटा है, एक की वैल्यू बड़ी है, तो 7x का मतलब इसको ज्यादा कैंडिडेट्स को वोट मिले। किसको? सेकंड कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे 7x एक बड़ी वैल्यू आई है। अननोन क्वांटिटी, मान लो ये 2 होता, x2 होता, तो 7 × 2 14 आता और 5 × 2 10 आता, तो ये वैल्यू ज्यादा बड़ी आ रही है। अननोन क्वांटिटी, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लीकेशन है अननोन क्वांटिटी के साथ, तो वोट्स यहाँ ज्यादा मिले हैं। सिंस, मैं ऐसा बोलूंगा, सिंस second candidate got more vote, that is 7x which is equals to, तो 7x किसके बराबर आया है? 7x बराबर आया 20734 के, तो 20734, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 7x बराबर आया है कितने वोट्स? सेकंड कैंडिडेट के नंबर ऑफ वोट्स दिए, क्योंकि वो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उसके वोट्स दिए 20734। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 7x इज इक्वल्स टू 20734। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि x की वैल्यू ये आ रही है 20734/7। क्लियर है? 7 और x का रिलेशन आपस में मल्टीप्लीकेशन था, 7 20734 के नीचे चला गया। 7 से क्या ये वैल्यू कट रही है? तो चेक कर लेते हैं। 7 3 टाइम्स होता है 21, तो मैं कहूँगा 7 2 टाइम्स यहाँ 14 आएगा। आपको सिंपल डिवाइड करके अगर दिखाऊं तो क्या मैं डिवाइड कर रहा हूँ, देखो यहाँ रफ में मैं डिवाइड कर देता हूँ। 20734, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7,
तो 7 2 टाइम्स होता है 14, 20 में से 14 गए, ये बचा 6, ये 7 नीचे उतर आएगा 67। अब 7 9 टाइम्स होता है 63, तो 7 9 टाइम्स मैं कर दूंगा 63। 7 में से 3 गए, तो 7 गया, 6 गया, 5 गया, 4, 4 और 3 नीचे आ जाएगा 43। अब 7 6 टाइम्स होता है 42, तो 7 6 टाइम्स होता है 42। 3 में से 2 गए, 1 और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 7 2 टाइम्स हो जाएगा 14 और रिमाइंडर फाइनली हमारा 0 बचेगा। तो 2962 ये x की वैल्यू आएगी, 2962। आंसर कुछ नहीं आया अभी, ठीक है। ये अननोन क्वांटिटी जो हमने मल्टीप्लाई की थी 5x और 7x के साथ, ये वो निकल के आई है। ये मैंने डिवीजन दिखाया है आपको, यही आपको भी दिखाना है अपने रफ वर्क में, तो पूरा कॉपी करते हुए चलना, ठीक है। अब देखो x की जो वैल्यू आई है, तो मैं कहूंगा जो अपोनेंट था, मतलब फर्स्ट कैंडिडेट, तो देयरफॉर वोट्स कास्ट फॉर फर्स्ट कैंडिडेट is equals to 5x, ये हमने लिखा था, ठीक है। और 5x का मतलब है 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 2962 के साथ। तो 2962 के साथ जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आएगी 5 2 टाइम्स 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 इंटू 6 इज 30, प्लस 1 इज 31 और 3 ऊपर कैरी, 5 9 टाइम्स इज 45, प्लस 3 इज 48, तो ये आ गया 8, 4 कैरी और यहाँ पे आ जाएगा 14। मतलब सेकंड कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, इसलिए ये वोटिंग हार गया, क्योंकि इसको वोट्स कम मिले, इसको मिले 14,810, जबकि फर्स्ट कैंडिडेट को वोट्स कितने मिले थे, 20,734 वोट। तो हाउ मैनी वोट्स डिड हिज ओपोनेंट रिसीव, तो ओपोनेंट रिसीव्ड 14,810 वोट्स। ये आंसर आपका नीचे स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 84 कैसे सॉल्व करना था, अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूंगा अगेन ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है, एकदम मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 आप लोगों ने देखा, बोर्ड कर लें क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। 85th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है अ मेटल पाइप 3 मीटर लॉन्ग, एक मेटल की पाइप है, ठीक है, ये पाइप है एक मेटल की और इसकी लेंथ आपको दी हुई है। तो लेंथ कितनी दी है, ये लेंथ मुझे दी है इन्होंने यहां से यहां तक 3 मीटर की लेंथ है, 3 मीटर की लेंथ है, ठीक है। वॉज फाउंड टू वेट 7.6 kg, और इसका जो वेट है, तो W यहां लिख देता हूं, इस पाइप का जो वेट है वो है 7.6 kg का, ठीक है। What would be the weight of the same kind of 7.8 मीटर लॉन्ग पाइप। आप बताइएगा अगर मैं 7.8 मीटर लॉन्ग पाइप लेता हूं, सेम मेटल की बनी हुई है, उसका वेट कितना होगा। 3 मीटर की पाइप का अगर इतना वेट है, देखिएगा इफ, यहां पे देखो पहली बात तो हम गिवन लिख लेते हैं, चलिए प्रॉपर तरीके से यहां पे हम लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन में यहां पे हमें क्या दिया है, हमें बोला है इफ 3 मीटर लॉन्ग पाइप, इफ वर्ड हमने क्यों यूज किया, रहने दो। 3 मीटर लॉन्ग पाइप वेट्स या वेज, ठीक है, इसका वेट कितना है, तो ये है 7.6 kg। Therefore कितना मीटर, 7.8 मीटर लॉन्ग पाइप वेट्स, इसका वेट होगा x kg। मान लो हमें नहीं पता ना, हमें वही तो फाइंड करना है, x kg। तो ये देखो ये लेंथ दी है, तो क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं कि 3/7.8 ये लेंथ का रेशियो इज इक्वल्स टू वेट का रेशियो, मतलब 7.6 अपॉन x। क्लियर। इसको सॉल्व करिए, ये x यहाँ पे 3 के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 7.6 मल्टीप्लाइड विथ 7.8, और x की वैल्यू फाइनली यहाँ पे आएगी 7.6 मल्टीप्लाइड विथ 7.8 अपॉन 3। क्लियर है। तो यहाँ पे 3 से 7.8 कट रहा है, कैसे सर, आपको कैसे पता चला, तो भैया डिविजिबिलिटी रूल, 7 + 8, देखना 7 + 8 होता है 15,
ठीक है। तो 3 के टेबल में क्योंकि 15 आता है, जब भी आपको ये चेक करना है कि 3 से क्या चीज डिवाइड होगी तो आप देखेंगे उनके डिजिट्स का सम। डिजिट है 7 और 8, इसको मैं ऐड करूंगा 7 और 8 को तो 15 आएगा, जो वैल्यू आए उसको 3 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतना आसान है। तो यहां पर 7.8, पहले तो हम डेसिमल को रिमूव कर लें, तो देखो 7.8 इसका डेसिमल रिमूव होगा तो x हो जाएगा, 7.6 का भी डेसिमल रिमूव होगा तो ये हो जाएगा 76 मल्टीप्लाइड विथ 78 अपॉन 3। इसका डेसिमल रिमूव हुआ था, नीचे 10 आ गया, इसका डेसिमल रिमूव हुआ था, नीचे 10 आ गया। क्लियर। अब 3 से मैं 78 को कटिंग करता हूं, तो 3 2 टाइम्स 6 बचा 18, 3 6 टाइम्स 18, तो फाइनली x की वैल्यू आएगी 76 मल्टीप्लाइड विथ 26 अपॉन 100। अब रफ में मुझे 76 और 26 का मल्टीप्लीकेशन दिखाना है, तो ये दिखा दीजिएगा। देखिए 6 इंटू 6 इज 36 और 6 इंटू 7 इज 42, 42 प्लस 3 इज 45 मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू 6 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 इंटू 7 इज 14, ये आएगा 15, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 1 आया। इसका मतलब x की वैल्यू आ रही है 1976 अपॉन 100। अब नीचे 2 जीरो हैं, 1 के साथ 2 जीरो हैं, डेसिमल में चेंज कर दो तो ये हमारे x की वैल्यू आएगी, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट मतलब 19.76 kg वेट निकलेगा। क्लियर है। और ये आपने सॉल्व कर लिया फाइनली 3 मार्क्स का सवाल। तो इस तरह का सवाल एकदम इंपॉर्टेंट बन सकता है, टीचर की नजरों में इस तरह के सवाल अच्छे सवालों में आते हैं। क्लियर। 85th का आंसर हमारा आ गया 19.76 kg, 19.76। डेसिमल के बाद हमेशा डिजिट्स में बात करनी है, ठीक है, 76 नहीं बोलना, 76 बोलना है। तो 19.76 kg। क्लियर। बोर्ड करते हैं क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 भी हमारा हो गया क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। तो 86 क्या कह रहा है? अ रेसिपी फॉर रेस्पबेरी जेली कॉल्स फॉर 5 कप्स ऑफ रेस्पबेरी जूस एंड 2 1/2 कप ऑफ शुगर। ये कह रहा है एक रेसिपी है, रेसिपी वाला एक क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 3 में वॉच किया है, ठीक है। तो अ रेसिपी फॉर रेस्पबेरी जेली, ठीक है, आपको एक जेली बनानी है और जेली का जो फ्लेवर है वो रेस्पबेरी है, ठीक है। अब ये रेसिपी बोलती है कि आपको 5 कप रेस्पबेरी का जूस लेना है और 2 1/2 कप शक्कर लेनी है, शुगर लेनी है। फाइंड द अमाउंट ऑफ शुगर नीडेड फॉर 6 कप ऑफ द जूस। मान लो आप 5 कप की जगह 6 कप जूस लेते हो तो कितना शक्कर डालोगे? क्लियर। ये निकालना है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये क्वेश्चंस प्रोपोर्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे सवाल है। तो देखिएगा यहां पे हमें गिवन क्या था, तो यहां पे हमें गिवन है 5 कप्स ऑफ रेस्पबेरी जूस, ठीक है, नीड 2 1/2 कप शुगर। अगर मैं 5 कप रेस्पबेरी जूस लेता हूं तो 2 1/2 कप शुगर लगेगा, ठीक है। 2 1/2 कप का मतलब क्या है? तो ये फिगर हमारा हो जाएगा 2 × 2 4, 4 + 1 is 5, 5/2 कप ऑफ शुगर, ऐसा मैं बोल सकता हूं, ठीक है। कितने? 5 कप ऑफ जूस, 5 कप ऑफ जूस के लिए। अब आप बताइए अगर मैं 6 कप ऑफ जूस लेता हूं, 6 कप ऑफ जूस लेता हूं तो कितना कप शुगर लगेगा? मैं कहता हूं x नंबर ऑफ कप शुगर लगेगा। यहां पे एक प्रोपोर्शन बन रहा है, किसका? जूस का रेशियो शुगर के रेशियो के साथ, ठीक है। तो जूस का रेशियो ये हो जाएगा 5/6 which would equals to 5/2 upon x sugar। क्लियर। अब ये x जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा हमारा 5x which is equals to 5/2, ऑलरेडी यहां न्यूमरेटर में था 6, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से 6 कटा 3 टाइम्स,
इसका मतलब यहां पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा वो आ जाएगा हमारा क्या, तो 5x इज इक्वल्स टू 15, 5x इज इक्वल्स टू 15 लिख देते हैं, 5x इज इक्वल्स टू 15 और x की वैल्यू आ जाएगी 15/5, 5 और 3 कट जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 3। इसका मतलब जो हमने x एज्यूम किया था, x हमने क्या, शुगर, तो x नंबर ऑफ कप शुगर हमें चाहिए था, वो x आया 3। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आया, तो फाइनली मेरा आंसर आया है कि वी नीड 3 cup of sugar for 6 cup of juice। क्लियर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, चीजें समझ आ रही हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो गिवन क्या था, ये हमने गिवन लिख दिया था, ये स्टेटमेंट हमें गिवन था। इस स्टेटमेंट के बाद हमने यहाँ पे 2 1/2 मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज किया, यहाँ से हमने इसका कंपैरिजन किया जो हमें पता करना था। तो 6 कप ऑफ जूस में कितना शुगर लगेगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये स्टेटमेंट सॉल्व किए हैं। क्लियर है? चलिए बोर्ड कर लीजिए कॉपी। क्वेश्चन नंबर 86 आप लोगों ने देख लिया, ये मैं कर देता हूं बोर्ड क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा। अ फार्मर प्लांटेड 1890 टोमेटो प्लांट्स इन अ फील्ड इन रो, ईच हैविंग 63 प्लांट। ये कह रहा है एक फार्मर ने 1890 मतलब 1890 टमाटर के प्लांट लगाए अपनी जमीन के अंदर, और इस तरीके से लगाए कि वो एक प्रॉपर रोज के अंदर लगे। ठीक है, और हर रो में 63 प्लांट्स लगाए हैं उसने। अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्म डिस्ट्रॉयड 18 प्लांट्स। अब मिट्टी में किसी तरह का कीड़ा लग गया, ठीक है, और उसने खराब कर दिए हमारे 18 प्लांट इन ईच रो। हर रो में 18 प्लांट खराब हो गए। हाउ मैनी प्लांट्स डिड द वर्म डिस्ट्रॉयड इन द होल फील्ड। आप बताइए पूरी जमीन के अंदर टोटल कितने प्लांट्स हमारे खराब हो गए। लगाए कितने थे, लगाए थे 1890। हर रो में 18 प्लांट खराब हुए, तो कितने टोटल प्लांट खराब हुए, इसको पता करने के लिए हम कर देते हैं बोर्ड क्लियर, और जो हमें दिया है पहले उस डाटा को लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे करना है इसको। गिवन लिख लो, तो यहाँ पे अपन गिवन लिख लेते हैं, और गिवन लिखने के बाद हमें जो दिया है वो लिख लेंगे। तो गिवन में हमें क्या दिया है, फार्मर प्लांटेड 890 टोमेटो प्लांट्स। तो टोटल प्लांट्स प्लांटेड, ठीक है, जो लगाए हैं ये है 1890। ठीक है, अब कितनी रोज तो हमें नहीं पता, वो ही हमें सबसे पहला पता करना है। तो लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। और इस स्टेटमेंट को लिखने से पहले एक काम करो, इन्होंने ये हमें दिया है कि हर रो में 63 प्लांट लगे हैं, तो नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड इन वन रो। एक रो के अंदर कितने प्लांट्स लगे हैं, तो ये 63 लगे हैं। ठीक है, अब 1890 टोटल प्लांट थे, तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रोज लेट इट बी एक्स। हम बोलते हैं x नंबर ऑफ रोज में 1890 प्लांट लगाए होंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर एक रो में 63 प्लांट्स लगाए हैं तो 1890 प्लांट्स आपके एक रो, मतलब x नंबर ऑफ रोज, हर रो में 63 प्लांट है। ठीक है, तो यही वैल्यू आपको 1890 देगी। मैंने क्या बोला, फिर से समझना इसको, मैंने ही बोला 1890 टोटल प्लांट्स हैं। ये टोटल प्लांट्स कैसे निकलेंगे, अगर हर रो में 63 है तो कितनी रोज है हमें नहीं पता, x नंबर ऑफ रोज है, तो x इंटू 63 करूंगा तो यही आएगा 1890। ठीक है, तो यहां से हम कहेंगे कि 1890 डिवाइडेड विथ 63 कर दो, तो ये आपके x की वैल्यू निकल आएगी। इससे ये पता चलेगा कि टोटल
आपके कितने प्लांट्स हैं। क्लियर। अब टोटल कितनी रोज हैं इससे ये पता चलेगा। अब देखो ये 3 से कट रहा था तो 3 से काट देते हैं। 3 6 टाइम्स 18, 3 3 टाइम्स 9 और 0। ठीक है, अब क्योंकि 2 टाइम्स कट रहा है तो एक काम करो, 63 इंटू 2 कितना होता है, तो 63 इंटू 2 कितना होता है, तो नहीं कुछ गलती हो रही है। एक काम करो, इसको एक कैसे काटेंगे, 63 3 टाइम्स, ठीक है, 3 यहाँ पे 3 का फैक्टर है, 3 3 से काट लेते हैं, तो 3 2 टाइम्स 6 और 3 1 टाइम्स 3। इसको 3 से काटेंगे तो 3 6 टाइम्स 18, 3 3 टाइम्स 9 और 0। अगेन 3 7 टाइम्स 21 और यहाँ पे ये आ जाएगा 3 2 टाइम्स 6, 3 1 टाइम्स 3 एंड 0। 7 3 टाइम्स 21 और 0, यहाँ पे 30 आएगा। कुल मिला के जो x की वैल्यू आएगी वो 30 आ रही है। तो 63 इंटू 3 तो ये आ जाएगा 189 और 0। ऐसे कर लो डायरेक्ट, 63 1 टाइम 63 एंड 63 30 टाइम्स 189 0 होता है। x की वैल्यू मुझे 30 मिली। इसका मतलब मुझे ये समझ आया कि टोटल नंबर ऑफ रोज जो उसने बनाई है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज ये इसने बनाई है 30। अब आगे क्वेश्चन में मुझसे ये बोला था हर रो में 18 प्लांट खराब हो गए। इन ईच रो 18 प्लांट्स, जो 18 प्लांट्स हैं वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो खराब हो गए, तो वर्ड डिस्ट्रॉय यहां लिख देते हैं। ठीक है, देयरफॉर इन 30 रोज, ईच रो, हर रो में 18 प्लांट, तो 30 रोज में, इन 30 रोज टोटल प्लांट्स डिस्ट्रॉयड आर 18 एक में, तो 30 में कितने, ये ऐसे करेंगे। अगर एक रो में 18 प्लांट डिस्ट्रॉय हुए हैं तो 30 रोज थी हर रो, तो 13 मतलब 18 प्लांट्स हर रो के हिसाब से 30 रोज, तो 30 इंटू 18 कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, ये आपको ये बता देगा टोटल कितने प्लांट्स हमारे खराब हुए हैं। तो 3 इंटू 8 इज 24, 2 पर कैरी गया और ये 5 और ये आया 540, तो हम कहेंगे टोटल 540 प्लांट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, हाउ मैनी प्लांट्स डिड द वॉर्म डिस्ट्रॉय इन द होल फील्ड। टोटल जो जमीन के ऊपर उसने 1890 प्लांट लगाए थे, उसमें से 540 प्लांट्स वो हैं डिस्ट्रॉय हो गए, और यही हमें सॉल्व करना था। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 87 आप लोगों ने यहाँ पे कर दिया सॉल्व, बोर्ड कर लेते हैं। क्लियर, हमारा आंसर आया 540 प्लांट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रूम आर 5 मीटर एंड 3 मीटर। ये कह रहा है एक रूम का जो फ्लोर है, जमीन जो है वो रेक्टेंगुलर शेप की है, ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो लेंथ है आपका 5 मीटर और ब्रेथ जो है वो आपको दी है 3 मीटर। ठीक है, तो द लेंथ इज 5 मीटर, ब्रेथ इज 3 मीटर। ठीक है, 40 टाइल्स ईच विथ एरिया 1/16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल कितनी टाइल्स है, 40 टाइल्स है। ठीक है, हर एक टाइल का जो एरिया है वो है 1/16 मीटर स्क्वायर, आर यूज टू कवर द फ्लोर पार्शली। अब इस फ्लोर को हमने कुछ टाइल्स लगा दी, मैं बोल रहा हूं इतने एरिया में हमने टाइल्स लगा दी, तो कितने एरिया में हमने टाइल्स लगा दी, यहाँ पे देखिएगा हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमें गिवन है लेंथ ऑफ फ्लोर, तो हम यहाँ लिख देंगे लेंथ ऑफ फ्लोर, और लेंथ ऑफ फ्लोर ये है हमारा कितना, 5 मीटर। ठीक है, और हमारी जो ब्रेथ है, ठीक है, फ्लोर की ब्रेथ जो दी है, तो ब्रेथ ऑफ फ्लोर हमें दिया है इन्होंने 3 मीटर। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना है फ्लोर का, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर कितना है, तो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर है हमारा 5 इंटू 3, साइड इंटू साइड कर देंगे तो 5 इंटू 3 मीटर स्क्वायर में हमारा एरिया आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया है पूरे फ्लोर का। अब हमने एक टाइल यूज की, तो एरिया ऑफ 1 टाइल आपको दिया है, एरिया ऑफ 1 टाइल, और वो आपको दिया है 1/16 मीटर स्क्वायर। टोटल 40 टाइल्स से हमने कवर किया,
तो एरिया कवर्ड बाय 40 टाइल्स, एक टाइल का एरिया दिया है, 40 टाइल्स हमने यूज किए हैं। 40 टाइल्स मतलब 1/16 इंटू 1/16 इंटू 40 कर दीजिए, तो ये हमें टोटल एरिया देगा कि हमने ऑलरेडी टाइल्स कितने एरिया में लगा दी। ठीक है, तो एरिया कवर्ड बाय 40 टाइल्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर एरिया कवर्ड बाय टाइल्स, एरिया कवर्ड बाय टाइल्स, और ये हमारा आ जाएगा 1/16 इंटू 40 मतलब 40/16 मीटर स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 20/8। इसको भी छोटा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 नहीं, ये आएगा 8, 2 4 टाइम्स 8, 2 1 टाइम्स 2 0, 2 2 टाइम्स 4, 2 5 टाइम्स 10, तो टोटल 5/2 मीटर स्क्वायर का एरिया हमने कवर कर लिया। कितना? 5/2। तो यहाँ पे बेसिकली इसको जब सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 5/2 मीटर स्क्वायर एरिया हमने टाइल्स से कवर किया। ठीक है, आगे क्या हमसे पूछ रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइल्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइल्ड मतलब कितने एरिया में तुमने टाइल लगाई है और कितना एरिया तुमने टाइल नहीं लगाया। तो ऐसा पोर्शन जहां पे टाइल नहीं लगा तो आपको रेशियो देना है। तो कितने पोर्शन में टाइल नहीं लगा पहले तो वो पता करो, हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है कि टोटल फ्लोर का एरिया कितना है, वो है 15 मीटर स्क्वायर। हमने कितने एरिया में टाइल लगाई है, वो है 5/2 मीटर स्क्वायर। तो कितने एरिया में टाइल नहीं लगाया, तो एरिया नॉट कवर्ड बाय टाइल। ठीक है, जो टाइल से एरिया कवर नहीं हुआ, तो टोटल रूम था 15 में से आप माइनस कर दीजिए 5/2 जितने एरिया में आपने टाइल लगाई, और वो एरिया निकल के आ जाएगा जहां पे टाइल नहीं लगी। तो टोटल एरिया अगर आप देखें, मैं ब्लू पेन से यहां पे कर दूं, तो टोटल एरिया था ये पूरा। इस एरिया में आपने रेड पेन से अगर मैं दिखाऊं तो सिर्फ इतने एरिया में टाइल लगाई है, और ये वाला पोर्शन जो है, कौन सा पोर्शन? इतना पोर्शन आपका खाली पड़ा है। ये पोर्शन जो खाली पड़ा है, तो टोटल में से टाइल वाला एरिया मैंने माइनस कर दिया, 15 माइनस 5/2, तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम, 2 एलसीएम आएगा। और यहाँ पे 1 15 के नीचे 1 होता है, तो 1 के टेबल में 2 टाइम्स आएगा, 2 इंटू 15 इज 30 माइनस 5, तो ये हमारा आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। कितने एरिया में टाइल नहीं लगी, तो वो है हमारा 25/2। एक ब्लैंक शीट ले ले, ब्लैंक शीट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं देयरफॉर एरिया नॉट कवर्ड बाय टाइल, तो वो हमारा एरिया आ रहा है कितना? 30 माइनस 5 मतलब 25/2, तो ये एरिया है 25/2 मीटर स्क्वायर। अब हमें रेशियो देना है, तो किसका रेशियो देना है हमें? तो देयरफॉर रेशियो इज इक्वल्स टू, हमें देना था टाइल्ड एरिया ऑन विच टाइल्स प्लेस्ड, जिसके ऊपर टाइल रख दी गई है, जहां पे टाइल लगा दी गई है, अपॉन एरिया नॉट टाइल्ड, जहां पे एरिया नहीं लगाया, मतलब जिस एरिया में टाइल नहीं लगाई। तो यहां पे एरिया ऑन विच टाइल्स प्लेस्ड, कितने एरिया में आपने टाइल लगाई थी, एरिया कवर्ड बाय टाइल्स इज 5/2, तो ये आ जाएगा 5/2 अपॉन 25/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो दो फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन जब सामने जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2, और सामने जाके ये डिवाइड में है पूरी वैल्यू, ये डिवाइड वाली वैल्यू जब सामने जाएगी ये इनटू हो जाएगी और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब जो भी नीचे दिया है वो उल्टा पुल्टा हो जाता है सामने जाके। तो तुम हमेशा ये याद रखना, जब भी दो फ्रैक्शन ऐसे लिखे हुए दिख जाएं तो डिनोमिनेटर की पूरी वैल्यू 5/2 के सामने जाएगी, न्यूमरेटर के सामने जाएगी, घूम जाएगी, उल्टी हो जाएगी, और डिवाइड का साइन, ये जो लाइन है ये इनटू में बदल जाएगा। तो 5 से ये 25 कटा 5 टाइम्स, और इस 2 से ये 2 कटा, तो रेशियो आया है हमारा 1/5, मतलब
1:5 मेरा आंसर है। क्लियर है ये चीज? तो 1:5 मतलब एक पार्ट में टाइल लगी है, 5 पार्ट में टाइल्स नहीं लगी। इस तरीके से 1:5 यहाँ पे रेशियो हमें देना था। अच्छा क्वेश्चन था, एकदम बड़ा क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स में आ सकता है। क्लियर? बोर्ड कर दें क्लियर? चलिए, तो आप लोगों ने फाइनली 88 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस चैप्टर में, जो चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें 89 क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन अब आपके सामने जो 89th क्वेश्चन है वो ये है। क्या बोल रहा है? अ कारपेंटर हैड अ बोर्ड। एक कारपेंटर के पास पूरा बोर्ड है और इस बोर्ड का मेजरमेंट आपको दिया है 3 मीटर बाय 2 मीटर। तो 3 मीटर का मतलब लेंथ और 2 मीटर का मतलब ब्रेथ। जब भी किसी बोर्ड का मैं मेजरमेंट दूंगा तो कारपेंटर हमेशा ऐसे बोलता है 3/2, मतलब वो एरिया के हिसाब से बोर्ड बताता है कि 6 मीटर स्क्वायर का एरिया, ठीक है, मतलब 3 मीटर की लेंथ और 2 मीटर का ब्रेथ। ठीक है। शी कट आउट अ रेक्टेंगुलर पीस। इस वर्ड शी से ये समझ आ रहा है कि जो कारपेंटर है वो एक लड़की है, ठीक है, एक फीमेल कैंडिडेट है। शी कट आउट अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ 250 सेंटीमीटर बाय 90 सेंटीमीटर। अब इसने क्या किया, इस पूरे बोर्ड में से उसने एक रेक्टेंगुलर पीस काटा, ठीक है, काटा। शी कट आउट अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ 250 सेंटीमीटर बाय 90 सेंटीमीटर। उसने 250 सेंटीमीटर लेंथ का और 90 सेंटीमीटर ब्रेथ का एक टुकड़ा काटा। तो इसकी टोटल लेंथ बोर्ड की दी थी 3 मीटर, ये मीटर में दिया था, और उसने सेंटीमीटर में एक रेक्टेंगल काटा है। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ कट आउट पीस एंड द रिमेनिंग पीस। बचे हुए पीस का रेशियो निकालना है, किससे? जो उसने कट किया उस एरिया से। यहां पे आप समझना चीज को, मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूं। तो यहां पे सबसे पहली बात, डायमेंशंस आपको गिवन है। तो गिवन है आपको क्या? आपको लेंथ ऑफ बोर्ड गिवन है। तो लेंथ ऑफ बोर्ड ये है टोटल कितना? तो टोटल लेंथ ऑफ बोर्ड है हमारी 3 मीटर, और इस 3 मीटर को मैं लिख सकता हूं 300 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेम होंगे तभी आप रेशियो में चीजों को लिख सकते हो। तो लेंथ ऑफ बोर्ड इज 3 मीटर, 3 मीटर को मैंने चेंज किया 300 मीटर में। कैसे सर? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब 3 मीटर में 3 × 100 सेंटीमीटर होंगे, तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। और ऐसे 2 मीटर में 2 × 100 सेंटीमीटर होंगे, और ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो 200 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर का लेंथ और ब्रेथ आपको पता है। तो यहां पे ये आ जाएगा ब्रेथ ऑफ बोर्ड, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर, और 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर के बराबर है। चलो, अब उसने जो पीस कट करके निकाला, तो आपको जो रेशियो देना है वो एरिया ऑफ कट का आउट ऑफ पीस एंड द रिमेनिंग पीस। तो रिमेनिंग पीस में एरिया, ठीक है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं पूरे बोर्ड का एरिया क्या है? देयरफॉर एरिया ऑफ बोर्ड, पूरे बोर्ड का एरिया कितना था? तो पूरे बोर्ड का एरिया था साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ, 300 × 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 2 × 3 6, 2020, ठीक है, ये 20, ये 20, तो 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पूरे बोर्ड का एरिया आया। ठीक है। इसमें से एक पीस कट करके निकाला, तो लेंथ ऑफ पीस कट फ्रॉम बोर्ड ये हमें दिया हुआ है, और ये पीस हमने सेंटीमीटर में काटा, मतलब 250 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटा लेंथ, ठीक है। ऐसे ही आपको ब्रेड्थ दी है, तो ब्रेड्थ ऑफ पीस कट फ्रॉम बोर्ड, जो बोर्ड से काटा है वो है हमारा कितना? तो ये है हमारा 90 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ पीस कट ऑफ, एरिया ऑफ पीस कट फ्रॉम बोर्ड, जिसको बोर्ड में से काट के निकाला है, तो वो एरिया मेरा आ जाएगा 250 × 90।
250 से 90 को मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये आपका वो एरिया आया जो आपने टुकड़ा काट के निकाला, और ये पूरा जो आपको दिया था ये पूरा बोर्ड का एरिया आपने निकाला। क्लियर है? तो ये हमारा कितना आएगा, 250 को जब 90 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 0 तो यही लिख दो डायरेक्ट, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो 9 इंटू 5 इज 45, 5 4 ऊपर कैरी, 9 इंटू 2 इज 18, 19 20 21 22, तो ये तुमने काटा है 22,500 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया। कितने में से? 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में से। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ब्लैंक शीट ले लेते हैं। इस ब्लैंक शीट पे आपको बताते हैं रिमेनिंग एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बोर्ड माइनस एरिया ऑफ पीस जो आपने काट के निकाला है। तो ये है 60,000 में से आप माइनस कर दीजिए, तो 60,000 में से आप क्या माइनस करेंगे, 22,500 को, तो ये आ जाएगा 22,500 को हम जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू पूरी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रही है। ठीक है, तो देखिएगा 2 0 तो वैसे के वैसे आ जाएंगे, यूनिट और टेंस प्लेस वाला, हंड्रेड्स प्लेस पे 10 में से 5 गया तो 5 आया, 9 में से 2 गया तो 7 आया, ठीक है, 5 में से 2 गया तो 3 आया, मतलब 37,500 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया अब आपके पास बचा है। अब आपको इस क्वेश्चन में देना था रेशियो, किसका रेशियो देना था, क्वेश्चन पे आ जाओ, तो आपको रेशियो देना था द एरिया ऑफ कट आउट। ठीक है, आपने जो कट आउट किया है ये वाला डॉटेड एरिया, ठीक है, ये एरिया पीस एंड द रिमेनिंग पीस, बचे हुए पीस का। ठीक है, तो रेशियो आपको देना है एरिया ऑफ कट आउट पीस अपॉन एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस, एरिया ऑफ रिमेनिंग यहां पे आईएनजी और आएगा, रिमेनिंग पीस। तो ये हमारा क्या आएगा, एरिया ऑफ कटआउट पीस कितना है, तो एरिया ऑफ कटआउट पीस आ जाओ यहाँ पे, एरिया ऑफ पीस कट फ्रॉम बोर्ड ये है 22,500, तो 22,500 डिवाइडेड विथ एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस 37,500। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में ऊपर नीचे 500 को काट देते हैं, नहीं, यहां पे 0 0 कटता है ऊपर नीचे, नीचे भी 2 0 ऊपर भी 2 0, और बाकी जो वैल्यू है 5 से कटेगी, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 4 टाइम्स 20, 5 5 टाइम्स 25 अपॉन 5 7 टाइम्स 35, 5 5 टाइम्स 25, तो हमारे पास एक रेशियो निकल के आएगा, वो आएगा 45/75। इसको और 5 से आप छोटा कर लो, तो 5 9 टाइम्स 45, 5 1 टाइम्स 5, 5 5 टाइम्स 25, और 3 से छोटा कर लेंगे तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 इज 15। इसका मतलब मेरे पास रेशियो निकल के आया 3:5 का, ये हमें जवाब देना था। What is the ratio of area of cutout piece to area of remaining piece? वो है 3:5। क्लियर? तो यहां तक आपने लास्ट क्वेश्चन तक देख लिया, क्वेश्चन नंबर 89 तक। अब यहां पे ये पार्ट भी हमारा हो गया है कंप्लीट। तो फाइनली ये चैप्टर जो था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से, ठीक है, सारे क्वेश्चन नंबर 89 टोटल 4 पार्ट्स में हमने कर दिए कवर। ये कहाँ अवेलेबल है इजीली, तो आपको टाइप करना है गूगल राजा के पास जाके मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप टाइप करते हैं तो आपके सामने एक इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। जैसे हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज एक हेडिंग दिखेगी, इसके नीचे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फ्रॉम 6 to 12th एक ऑप्शन मिलेगा। आपको एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन देखने हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12th को क्लिक करो। आपके पास 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक सारे वो टीचर्स की फोटो दिखने लगेगी जिन लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कवर किया है। अलग अलग क्लासेस, अलग अलग सब्जेक्ट्स। आपको देखना है 6th क्लास मैथ्स बाय अभिषेक कुमार सर, तो आप मेरी फोटो को यहाँ पे सर्च करेंगे, स्क्रॉल करिए। जैसे ही ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं
तो आपको यहाँ पे मेरी फोटो 3 जगह पे दिखेगी, एक 7th क्लास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, 10th क्लास और 6th क्लास। तो देखो यहाँ पे क्लास 6th मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बाय अभिषेक सर। वॉच नाउ पे क्लिक करो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो क्लिक करते ही आपके सामने मेरे द्वारा पूरी बुक प्रॉपर टॉपिक वाइज, एक एक चैप्टर वाइज, उसमें नंबर ऑफ वीडियोस प्रॉपर अरेंज्ड फॉर्मेट में यहाँ पे आपको मेरे द्वारा कंप्लीट सॉल्यूशंस यहाँ मिलेंगे। अब जो सा चैप्टर वॉच करना है उस चैप्टर पे क्लिक करो, क्लिक करते ही वो वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, वो भी 100% फ्री। मैग्नेट ब्रेन्स का अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक आप लोगों को दे रहा है यहाँ पे फ्री एजुकेशन। पूरी इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, ऐसे बच्चे जो नीडी हैं, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ना चाहते हैं, घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, उनके साथ ये पूरी इंफॉर्मेशन को शेयर करो। नीचे अभी शेयर का एक लिंक आएगा, आप बस लिंक को शेयर करो। 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह की कोई फीस, कोई सब्सक्रिप्शन फीस की डिमांड इस प्लेटफॉर्म से नहीं की जाती। इसी के साथ में वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि टीचर का मोटिवेशन इस लाइक से ही आता है। तो आप जैसे ही लाइक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टीचर मोटिवेट होगा। इसी के साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, मतलब बेल आइकन दबा दो, क्योंकि 6th क्लास का जो जो अपडेट है वो आपको टाइम रहते मिल जाए, आपको पहले मिले, इसके लिए बेल आइकन दबाना जरूरी है। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।